Good evening, everyone. Welcome to another book review session by the Bibliophile family. Today, we will be reviewing the book Chale Dharm Ke Panth, an autobiography of Sri S.N. Goenka ji. So, over to you, Sanjay ji. Thank you, Palakji. In fact, thank you for providing this opportunity for book review. And when responsibility is given for book review, then it becomes you read that book in depth so that you can make others understand that book. So आज हम ये बुक चले धर्म के पंथ इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ी बुक है ये और ये हिंदी में लिखी गई है। दो ऑटोबायोग्राफी है ये, बट ये क्या है कि एक संकलन कंपाइलेशन है जो कि विपश्यना विशोधन विन्यास में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इगतपुरी में, वहाँ पर इसको कंपाइल किया गया। उनके काफ़ी सारे जो उन्होंने जो उनके जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग थे उसके बेसिस पे 2024 में इट वाज कंपाइल्ड। जैसे कि बुक का टाइटल का नाम है चले धर्म के पंथ। यहाँ धर्म से मतलब जो हम आम भाषा में जो धर्म का यूज़ और उसको जिस तरह से देखते हैं वो इनका कदापि मतलब नहीं है। गोयनका जी ने जो अपनी जर्नी में मतलब जो जितना भी बोला है और जिस जिस तरह से भी इन्होंने जो व्याख्या की है धर्म की, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट वी कम अक्रॉस एज ए रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और लाइक दैट। उनका मतलब है धर्म जो है वो एक गुणों से और जो कि बुद्ध ने जिस जिस धर्म की शिक्षा दी थी जो कि एक नॉर्मल रिलीजन से एकदम हटके जिससे आम आदमी का कल्याण हो, उस तरह के धर्म की बात कर रहे हैं। तो उस धर्म के पंथ उस धर्म के पथ पर हम चले, उस धर्म के पंथ पर हम चले, उस तरह से इस बुक को इन्होंने लिखा है। जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन दैट दिस रिलीजन इज नॉट दैट व्हाट वी कम अक्रॉस। संप्रदाय अलग होता है, धर्म अलग होता है। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल अगेन एंड अगेन टू हिज ऑडियंसेस। ब्रीफ अबाउट एस.एन. गोयनका जी। सो ये इनका जन्म जो है वो बर्मा में, जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था। ये बुक जो मैं जैसे मैंने बोला ये हिंदी में लिखी गई है और इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। लेट अस वॉक द पाथ ऑफ धम्मा। धम्मा जो है वो पाली वर्ड है। धर्म जो है हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, पाली लैंग्वेज में उसको धम्मा बोलते हैं। एंड इट कम्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ये बुक जैसे मैंने बोला कि ये विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, विपश्यना विशोधन विन्यास इगतपुरी द्वारा इसको 2024 में पब्लिश किया गया। मोटे मोटे बात करें तो 5 भागों में इस बुक को डिवाइड किया गया है। तो पहला और जो दूसरा है वो एक प्रकार से देखा जाए तो 1924 में जैसे एस.एन. गोयनका जी का जन्म हुआ और वहाँ से लेके जब उनके वो विपश्यना के संपर्क में आए, वहाँ तक का जो जितना भी उनकी जर्नी रही वो शुरू के 2 भागों में बताया गया है। सो धर्म भूमि में जीवन, जिनका उनका मतलब उनके ग्रैंडफादर के साथ में, उनके जो माता पिता के साथ में, उनके और जो मेंबर्स के साथ में उनका जो भी संपर्क रहा वो उसमें बोला गया है। मेरे भाग्य का उदय जो सेक्शन है उसमें उनके जो गुरु थे उनके साथ में उनके इंटरेक्शंस को और उनका जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में जो तीसरा और चौथा है बेसिकली उन्होंने कैसे फिर विपश्यना को जो है इंडिया में और इंडिया से ग्लोबली कैसे विपश्यना का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में, और फाइनली जो फिलोसॉफिकल टीचिंग अबाउट धम्मा वो लास्ट के सेक्शन में दिखाया गया है। बेसिकली ये 500 प्लस पेजेस की बुक है। इसमें लास्ट के इनफैक्ट 25-30 पेज तो पिक्चर्स वगैरह ही हैं, जिसमें कि उनको जैसे उनको कहीं सम्मान मिला उसकी पिक्चर, उनकी जो जीवन की जो यात्रा रही उसके जितने भी जो पिक्चर्स वगैरह थे उनको कलेक्ट करके उसमें बताया गया है। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दोज पिक्चर्स एज वेल। बैकग्राउंड मैंने ये जैसे बताया कि बुक मैंने क्यों इसको चूज़ किया। सो मैंने विपश्यना 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैंने विपश्यना
अटेंड की। मुझे मालूम नहीं था कि ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी, और विपश्यना तो काफ़ी पहले से दिमाग में थी, बट उसको जब अटेंड करने के बाद में, और इनको जो सत्यनारायण गोयनका जी के जो ऑडियो वीडियो और जो पूरा विपश्यना जो प्रोग्राम होता है 10 दिन जो उनको सुना, एक बहुत ही मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को पूरे समाज के लिए दे देते हैं। मुझे लगा, इनफैक्ट मुझे लगा क्या ये हैं कि इन्होंने अपना जो लाइफ जो है वो पूरे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। जब ये इनकी जो बात करेंगे माइग्रेन से जूझ रहे थे, और जब कैसे विपश्यना के थ्रू इनको एक अलग से ही इनके लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया। हम बात करते हैं पहले और दूसरे सेक्शन की। इनका जन्म जैसे मैंने बोला कि बर्मा में हुआ था 1924 में, और इनके जो परदादा दादा परदादा जो है वो बेसिकली राजस्थान से आते हैं, और वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। सेटल हो गए मतलब वहाँ पे व्यापार के लिए गए। पहले व्यापार इस तरह से होता था, जो कि लिखा है बुक में, कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जो भी सामान बेचना है वापस अपने बेस लोकेशन पर आ जाते थे। और बाद में जब इनके पिताजी का जन्म हुआ, बाय दैट टाइम इनके जो दादाजी थे वो मांडले में सेटल हो गए। बुक की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि इनका जो बचपन है वो इनके बाबा, जो इनके ग्रैंडफ़ादर से, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तो ये स्टार्ट करते हैं कि बाबा के साथ जीवन। एक एक बात नोट करने लायक है कि इनके ग्रैंडफ़ादर जो हैं वो महामुनि मंदिर उसमें लिखा गया है, जो कि बुद्ध का मंदिर था, उसमें जाते थे जहाँ काफ़ी शांति रहती थी, और ये इनको लेके जाते थे। और न तो वो इनके दादा जो है कुछ पूजा पाठ करते थे, और मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा जो भी हम रिचुअल और कर्मकांड जो हम देखते हैं वो जनरली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते थे, बट वो उनका रेगुलर एक वो था कि वो बुद्ध मंदिर में इनको लेके जाते थे। इनको और इनके बड़े भाई जो बाबू भैया इनको बोलते थे, वो इन दोनों को लेके जाते थे वहाँ पे। तो उसके बारे में बुक में डिटेल में लिखा गया है। और एक खास बात जो उस समय उस सेक्शन में जो दिखाई गई है वो ये है कि जो परिवार जो इनका था वो बहुत ही हार्डकोर हिंदुइज्म रिचुअल्स को जो मानने वाला परिवार था। इनफैक्ट जो इनकी जो माताजी वो जो थी कृष्ण की भक्ति, और पिताजी जो है वो शिव भक्त। तो इनको जो जन्म से ही इतना धार्मिक वातावरण मिला, और इनके जो बहनोई थे महादेव जी, वो एक पूरे मतलब प्रकांड पंडित बोल सकते हैं शास्त्रों में। उनका ऐसा था कि कुछ किसी और धर्म को नहीं मानना है, अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना है। इस तरह से वो मतलब उनका थोड़ा हार्डकोर व्यूज़ थे, और वो इनको अक्सर बोला करते थे कि भाई तुम बाबा के साथ ऐसे वो बुद्ध मंदिर में मत जाया करो। बट इनको बहुत अच्छा लगता था कि जो वहाँ शांति मिलती है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि इनको बचपन से ही एक ऐसा बैकग्राउंड मिला जो अध्यात्म में, जो ट्रेडिशनल अध्यात्म में है, बहुत ही गहरी पेट लिए हुए था, और इनफैक्ट इनकी बहुत अच्छी शिक्षा हुई उसमें। एट द सेम टाइम ही वाज एक्सपोज टू पीसफुलनेस ऑफ महामुनि टेम्पल एट बर्मा। और उसमें फिर बुक में स्टोरीज हैं कि अ, किस तरह से जो ऑनेस्टी, जब उनके ग्रैंडफादर के टाइम पे जब वो मांडले में व्यापार करते थे, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, और बाद में सिचुएशन चेंज होती गई, वो भी उसमें थोड़ा-सा बताया गया है। अब ये जब आई थिंक 1942 में वर्ल्ड वार 2 जब हुआ, तो इनको इंडिया आना पड़ा बिकॉज़ ऑफ वार कंडीशंस एंड ऑल। 3 साल ये 5 साल 1942 से 47 ये इंडिया में रहे। तो उस समय जो चूरू में ही इनकी आई थिंक 3rd और 4th स्टैंडर्ड की जो शिक्षा वहाँ पर हुई। Why I'm telling this? This mentioned there, and then he was having great respect to his gurus, teachers and all. वो कुछ-कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ उसमें जो लिखी गई हैं, वो इस तरह से प्रदर्शित मतलब उन्होंने बताया है कि जो भी इस तरह की जो बचपन में ग्रेटिट्यूड की बात करें या कुछ हम रिस्पेक्ट की बात करें,
वो एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किसी व्यक्ति के जीवन में। वो छोटी-छोटी घटनाओं का ज़िक्र उसमें किया गया है इस पुस्तक में, कि उनका जो समय वहाँ पे गुज़रा है, जो मतलब चाइल्ड में। तो 1942 से 47 इन्होंने वहाँ पर शुरू में, 47 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो वापस से ये बर्मा आ गए। और इनकी 42 में इनकी मैरिज हो गई थी, जब 18 साल के थे। और काफ़ी मतलब ये थोड़ा-सा लॉजिकल और रिबेलियन किस्म के, रिबेलियन में आई थिंक नॉट राइट वर्ड, बट क्योंकि ये क्या है कि बहुत रिस्पेक्ट करते थे बड़ों का। तो जैसे इनके जो बड़े भाई वगैरह थे, उनकी 16 साल में शादी हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि मेरे 18 के बाद ही, क्योंकि वो शारदा एक्ट के हिसाब से उस हिसाब से होता था, तो इन्होंने 18 में ही वो शादी की। 47 में ये वापस बर्मा आ गए, एंड ही बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन बर्मा एट वेरी अर्ली एज। तो ये बोलते हैं कि इनको जब एक छोटी सी उम्र में, छोटी उम्र तो बोले मतलब यंग एज में, जब आपको फेम वगैरह मिलता है तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, अहंकार जैसा आता है। तो ये खुद मतलब ऐसा स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं कि भाई मुझे इतना अहंकार आ गया, भाई मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। और ये रिप्रेजेंट करते थे मारवाड़ी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यंगून चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड जो इनफैक्ट बर्मा की जो राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति के वे सदस्य भी वे बने। तो काफ़ी इनका नाम था और काफ़ी एक अच्छी पोजीशन थी। बट एक चीज़ से ये बचपन से ही सफ़र करते थे, वो था माइग्रेन, जो मैं तो काफ़ी टाइम के बाद में, मतलब जैसे 1 साल में 1 बार इनको माइग्रेन हुआ, बट 1950 के आते-आते वो फ्रीक्वेंसी 15 दिन में 1 बार की हो गई। एंड इनके जो फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भई आप ये तो आदत पड़ जाएगी, आप बार-बार मॉर्फिन लेते हो। तो इन्होंने बाहर भी इनका आना-जाना रहता था, तो यूके, यूएसए, जापान सब जगह डॉक्टर को दिखाया, बट वो उस चीज़ का कहीं पर भी इनको फ़ायदा हुआ नहीं माइग्रेन में। फिर इनके एक बर्मीज़ फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक उबा खिन करके अकाउंटेंट जनरल हैं, वो जो विपश्यना करवाते हैं, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। तो ये इनके, ही वाज़ स्केप्टिकल कि मैं उधर शायद उनसे मिलूँगा तो क्या पता उनको कन्वर्ट कर देंगे। उस तरह से इनका ये थोड़ा मन में दुविधा जैसी थी। बट फिर भी इन्होंने अपने आप को, उनको कुछ नहीं बोला, तो इनके इनके मौन को देखते हुए उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हाँ कर देते हैं। तो जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि भई ये आएँगे, अपॉइंटमेंट ले लिया उनका। थोड़ा-सा जो मैं उनके बारे में यदि बताना चाहूँ, तो ये मतलब टर्निंग पॉइंट रहा जो सयाजी उबा खिन, जिनसे जो कि फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल ऑफ म्यांमार, ये इस इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बुक में लिखा हुआ है। और लेगेसी आती है कि ये इन्होंने जिनसे सीखा था, सयाजी थेट गई, और उन्होंने उनसे सीखा था लेडी सयालो से। सो इस तरह से ये विपश्यना जो ओरिजिनल फॉर्म में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में बहुत पहले से जो है वो बर्मा में उसको प्रैक्टिस में रखा गया। तो एक बहुत बड़ी बात ही, बिकॉज बुद्धिज्म इज followed in many countries, but what he says that in its original form, Vipassana was practiced in Burma, and that is because of guru-disciple relationship was maintained. So little bit of that is also mentioned in the book. इनको 1941 में सयाजी उबा इनको जो वेबू सयाडो, जो काफ़ी बड़े मॉन्क थे बर्मा के, उन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप विपश्यना पढ़ाना चालू कीजिए। तो सयाजी उबा this is how he started, and in fact he opened office in his own office, and that was allowed by government of Burma also. So इनका जो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस था, वहीं पर ही ये विपश्यना भी पढ़ाने लगे। तो कमिंग बैक टू, जब इनको सजेस्ट किया सत्यनारायण गोयनका जी को कि भी आप उनसे मिलिए एक बार, तो ये स्टोरी इस तरह से है कि ये जाते हैं उनके पास में, और सयाजी उबा इनको बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है माइग्रेन का, और मैं इसके लिए आपके पास में आया हूँ।
तो उन्होंने बोला कि वापस चले जाओ, ज़रूरत नहीं है। मतलब वो, तो ये थोड़े से चकित हो गए कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वापस चले जाओ। कहने का मतलब उनका था, भाई तुम जो है एक व्यापारी हो, अब तुम यदि मान लो चीनी की मिल लगाते हो, तो उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो चीनी है कि मोलेसिस है? चीनी है, मोलेसिस इज जस्ट काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो ये जो आप माइग्रेन की बात कर रहे हो, ये तो बाई प्रोडक्ट रहेगा। असल में तो ये जो शिक्षा जो है, इसका उद्देश्य तो कहीं बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत ही उच्च स्तर है, उसको इस तरह से देखना चाहिए। तो somehow he then agreed, एंड देन उसमें टाइम था, मतलब जो नेक्स्ट शिविर जो लगने वाला था वो सितंबर 1955 में लगने वाला था, और 2-3 महीने थे उसमें। बट इन प्रिंसिपल ही वाज स्केप्टिकल अर्लियर दैट थोड़ा सा बुद्धिज्म की तरफ मुझे शायद झुकाव दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, हमको ओम नमः बुद्धाय बोला शायद बोला जाएगा, इस तरह से उनके मन में ख्याल थे। बट जो उबा खिन के साथ उनकी जो बातचीत हुई कि भाई हम तो शील समाधि और प्रज्ञा की बात करते हैं, क्या तुम्हारे धर्म को इतना ये सब कुछ जो शील है, मोरल कंडक्ट की हम जो बात करें, इससे कुछ परहेज है? नहीं। समाधि जो हम माइंड को जो एकाग्रचित करने की बात करते हैं, इससे कुछ परहेज है? नहीं। प्रज्ञा जो कि हम एक विजडम इनसाइट की बात करते हैं, उससे कुछ कि नहीं। तो नहीं है, तो ये मतलब एक शुद्ध विधि है, इसका रिलीजन चेंज से कोई मतलब नहीं है। ये इसको कोई भी कर सकता है। तो उस हिसाब से ये ही वाज वेरी ही वाज कन्विंस्ड दैट ओके, ये तो हमारे धर्म में भी होता है। तो और ये क्या है, उस समय तक ही वाज टीचिंग भगवत गीता, ही वाज रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे बर्मा में, तो वहाँ पर ये लेक्चर वगैरह लेते थे। बट क्या होता था कि वो सब कुछ बोल रहे हैं वहाँ पर, बट घर पर जाते हैं तो वो एंगर है, वो ईगो है, वो सब कुछ उतना ही है। तो ये मतलब इनफैक्ट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं वेद उपनिषद भगवत गीता इनकी बात करता हूँ, बट फिर भी जो है वो चीज़ जो एंगर वगैरह जो है वो नहीं जा रहा है। तो ये बुद्धि विलास और वाणी विलास, ये दो वर्ड मुझे इनसे मिले, जो कि मतलब हम सब बुद्धि विलास की बात करते हैं, मतलब कि हमको मालूम है कि मैं ये जानता हूँ, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ और उसको मानता हूँ, बट उसको जीवन में अनुभव में लाता हूँ या नहीं लाता हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हालांकि ये बोलते हैं कि उस चीज़ का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो भी इनकी जो आध्यात्मिक जो विद्या इन्होंने सीखी थी हिंदुइज्म की, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने इसको प्रैक्टिकल के हिसाब से देखा विपश्यना को। दिस इज ओके, स्थित प्रज्ञ जो है, जो भगवत गीता में बोलते हैं ना, वो कैसे बने। स्थित प्रज्ञ बोलने के लिए तो बोला जाता, बनने के लिए तो बोला जाता है, बट कैसे बने ये विपश्यना से मैंने सीखा, जो कि उन्होंने बोला। मतलब उनके शब्द के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और बर्मा में उस समय ये काफी पहले से बोला जाता था कि 2500 साल के बाद में ये विद्या भारत में वापस जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी की थी। तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं। और ये जब इन्होंने अटेंड किया, तब भी ये ऐसा कुछ था नहीं। और ही वाज आल्सो हियरिंग फ्रॉम सयाजी उबाकिन, बट ही वाज नॉट इन फैक्ट फोर्सिंग सच काइंड ऑफ चेंजेस, और कि ये विपश्यना इस तरह से भी प्रचारित और प्रसारित हो सकती है बर्मा से बाहर। 1955 का समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि 1954 से 1956 ये जो 2 साल थे, ये सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बर्मा में उस समय हो रही थी। जस्ट बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये तो बुक में नहीं है, कि बुद्ध के समय से लेके अभी तक शिक्षे जो है वो बुद्ध संगीति हुई है, उनको बौद्ध संगीति बोलते हैं या संगायन भी बोलते हैं, वो काउंसिल बोलते हैं। तो फर्स्ट तो इमीडिएटली आफ्टर बुद्ध के बाद हुई, एंड देन सेकंड 100 साल के बाद में, तीसरी किंग अशोक के टाइम पे, एंड फोर्थ कनिष्क के टाइम पे। उस समय जो है हीनयान महायान जो है वो सेपरेट हो गया था। और फिफ्थ जो और सिक्स फिफ्थ 1871 में हुई, और सिक्स्थ जो है वो 1954 से 1956 में बर्मा में हुई। सो 1954-56 में जब ये हुई, तो 2500 से ज़्यादा जो मॉन्क्स वो अलग अलग बुद्धिस्ट जो कंट्रीज थे वहां से बुलाए गए।
यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा कि बुद्धिज्म में जो थेरावाद जो सेक्ट है, वो कंट्रीज है म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कुछ वियतनाम, नेपाल। ये कंट्रीज जो है मोस्टली थेरावाद प्रिंसिपल वाले हैं, और बाकी जो चाइना, जापानी, महायान वाले हैं। तो इसमें क्या प्रैक्टिस है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल के थ्रू जो जो भी ओरिजिनल टीचिंग हुई उसको पूरा रिसाइट किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, सो दैट इट रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कि हाँ भाई, हम चेक करेंगे तो सब लोग, ये जितने भी लोग अलग अलग जगह से आए, मॉन्क्स वगैरह, तो वो उसका रिसाइटेशन का प्रोग्राम 2 साल तक सोचिए चल रहा है। और उसको वापस 2 साल के बाद में इन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल वर्जन। और उसमें ये भी किया गया कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेजेस थी उन कंट्रीज की, उसमें उसको कन्वर्ट किया गया। अदरवाइज तो पाली लैंग्वेज में इट वाज अवेलेबल इन म्यांमार, बट जैसे बर्मा है तो बर्मीज लैंग्वेज में, श्रीलंका तो सिंगल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया। India was also participating there, but unfortunately it was very less participation from India side, and India मतलब हिंदी में या देवनागरी में उसको नहीं ट्रांसलेट किया गया उस बुद्धिस्ट काउंसिल। सो ये बुक में नहीं, बट जस्ट 6th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हो रही थी, तो उससे भोजन समिति का सदस्य गोयनका जी को बनाया गया। उनको क्योंकि ये काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थे म्यांमार में, बर्मा में, गवर्नमेंट में इनको काफ़ी लोग जानते थे, और सो ही हैप्पीली एग्रीड फॉर दैट। नाउ 1955 के हम विपश्यना शिविर की बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया, जो कि इन्होंने उसमें डिटेल में लिखा गया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। अब आप सबको मालूम है कि विपश्यना का शिविर जो होता है वो 10 दिन का होता है, और आपने ये भी स्टोरीज सुनी होंगी कि लोग जो है वो 1 दिन 2 दिन में भाग जाते हैं। इनफैक्ट वो मैंने भी देखा, जो मैं गया था, तो वहाँ भी जो है वो, और जो भाग गया मतलब वो, या तो आप गए हो तो आप रहिए, और जो 2 दिन में चला गया मतलब वो फिर दोबारा नहीं आएगा, उसने काफ़ी कुछ खो दिया, मतलब ये मान के चलिए। तो यही, ये तो मुझे मालूम नहीं था, मतलब मैं जब प्रैक्टिकली मैं गया वहाँ पे, बट जब बाद में मैंने इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो इन्होंने लिखा कि पहले दिन जो है आधा दिन हुआ और इनके मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ से जो है मैं तो भाग जाऊंगा, शाम को मेरी गाड़ी आएगी और मैं चला जाऊँ। ये क्योंकि ये तो गाड़ी बुलाने में कितना टाइम लगता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े आदमी हैं। और वो क्यों हुआ, क्योंकि जब दिन में इनको बुलाया गुरुजी ने कि भाई कैसा लग रहा है, क्या है, तो उन्होंने, किसी ने बोला कि भाई मुझे तो यहाँ प्रकाश दिखा, वहाँ प्रकाश दिखा। इन्होंने सोचा कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, तो कुछ नहीं दिखा। और इन्होंने बोला कि भाई लिखा उसमें कि मैं जो है इतना सफल व्यापारी, तो एक जो अहंकार रहता है, तो असफलता जो है ना, जो कोई भी काफ़ी सफल आदमी रहा है, उसको असफलता इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होती है। तो ये इन्होंने बोला भाई ये मुझसे नहीं होगा ये, और ये उस उधेड़ बुन में थे कि मैं शाम को चला जाऊँगा। लकीली, जो कि इन्होंने बोला है कि लकीली मुझे जो है एक परिचित महिला जो प्रोफ़ेसर थी वो मिली, और उनसे वेरेंडा में ये बात कर रहे हैं, और तो इनसे पूछा कि भाई कैसे परेशान से लग रहे हो? तो ये बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे मुझे तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मुझे लोग बोल रहे हैं इनको ऐसा प्रकाश दिखा, वो दिखा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, मैं तो चला जाऊँगा। तो कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरी गुरुजी से बात हो रही थी और वो बोल रहे थे कि अ, इनको जो पेशेंट गोयनका है, इनको काफ़ी अच्छे से ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि इनको संवेदना जो है वो महसूस हुई। क्योंकि विपश्यना जो भी एक्सपीरियंस में आए हैं, यहाँ पर जो सारा जो क्रक्स जो है वो संवेदनाओं का है, मतलब टू फील द सेंसेशंस। तो कि आप 1 दिन और रुक जाइए, और उसके बाद में डिसाइड कीजिए जाना है तो चले जाइए। और उस बेसिस पे इन्होंने आधा दिन और वो दिन पूरा किया। और जो इन्होंने जो महसूस किया, मतलब ये जो महसूस करने वाली बात को तो बोलना थोड़ा-सा मुश्किल है। और उसमें ये भी रहता है कि भाई आपके कार्मिक जो हैं पहले के इंप्रेशंस किस तरह के हैं, इसलिए कुछ लोगों को 10 दिन में एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ को 3 दिन में हो जाता है। तो इनको वो 1-2 दिन में ही वो एहसास हो गया कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। माइग्रेन तो बाद में चला ही गया, इन्होंने वो अटेंड किया, और वो ये इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में ही अटैच्ड हिमसेल्फ विथ जो भी उनका इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर था, जो कि 1952 में एस्टेब्लिश किया था सयाजी उबाकिन में इन बर्मा, उससे वो अटैच हो गए, और नेक्स्ट 14 ईयर्स तक वहाँ पर वो पढ़ाते रहे। मतलब 1969 तक ये वहाँ पर अ, उनके साथ रहे, और बाद में ऑथराइज किए गए कि भाई आप पढ़ा भी सकते हो।
और 1969 में फिर जो इनके गुरु थे सयाजी उबाकिन, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुमको जिम्मेदारी देता हूँ, ये टाइम आ गया है कि तुम अब इंडिया में जाओ और इस विधि को जो है वहाँ के लोगों को बताओ, क्योंकि क्या है कि इंडिया का हमारे ऊपर ऋण है। अब आप सोचिए, इस तरह के सोचने वाले लोग, विपश्यना बुद्धिज्म से आई, बर्मा में प्रैक्टिस की गई, बट एक जो सयाजी उबाकिन जो कि अकाउंटेंट जनरल हैं, बड़े ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में, बोलते हैं कि नहीं, भारत का हमारे ऊपर ऋण है, हमको उसको चुकाना है, तो मैं तुम्हारे माध्यम से ही ऋण को चुकाना चाहता हूँ, तो तुम जाओ वहाँ पर और जिसका उसको पढ़ाओ। देन ये गोयनका जी वहाँ पर गए और ये बात स्केप्टिकल कि ऐसे कैसे होगा, मतलब जा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ के इनके मदर फादर तो वहीं रहते थे, उनकी मदर उस समय बीमार थी, तो 1969 में देन ही केम टू इंडिया। और जो पहला शिविर लगा वो मुंबई में, जिसमें इनके परिवार के ही जो कुछ परिवार के कुछ लोग जो हैं उसमें सम्मिलित हुए, 8-10 से स्टार्ट किया। अब वो जब उनको फायदा हुआ तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे शुरू शुरू में जो है ऐसे शिविर लगाना चालू किया। पहला सेंटर जो है हैदराबाद में, इन्होंने जो 10 डेज रेजिडेंशियल कोर्स वाला वहाँ पर किया। और बुक में काफ़ी मतलब जो है, अब कोई भी चीज़ जो इस स्केल के स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारी परेशानी आती है। इन्होंने बहुत डिटेल में जो है उसमें बुक में बताया गया कि किस तरह के चैलेंजेस आए, और चैलेंजेस आए और चैलेंजेस को कैसे फेस किया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 1962 में जो नेशनलाइजेशन हुआ बर्मा में, म्यांमार में, बाय मिलिट्री गवर्नमेंट, उसमें इनके जितने भी जो इनके बिजनेसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी जो वो थी, वो सबको जो है नेशनलाइज कर दिया, और इनके पास में फिर वो स्टेटस नहीं रहा। अब ये जब 1969 में जब ये इंडिया में आके और ये सब कुछ चालू करते हैं, तो एज सच ही वाज नॉट हैविंग मच मनी टू स्टार्ट, तो रिलेटिव्स हेल्प कर रहे हैं। 2 साल तक ये जब इधर से उधर जब ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो थर्ड क्लास उसमें जाते थे। बाद में 1971 के बाद में थोड़ा सा वो, बट उस तरह के मतलब कुछ चीज़ें जो बताई गई, जो कि काफ़ी चैलेंज, मतलब इतना आसान नहीं था ये सब पब्लिश करना। 1976 में फिर जो इगतपुरी में सेंटर की स्थापना की गई, बट बिफोर दैट जो 1969 से 71 तक शिविर लगा के जो मतलब जो इनको मतलब जो खुशी मिली कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मतलब चैलेंजेस तो हर जगह थे, और उसमें एक चीज़ और सामने निकल के आए कि इट वाज प्रेजेंटेड इन वेरी रिलीजन न्यूट्रल मोड। मतलब तो उससे क्या है कि लोग जो है वो सब धर्म से परे जो है सब जुड़े उसमें। तो कुछ शिविर जो मस्जिद में लगे, मतलब कच्छ का एक शिविर था, वो मस्जिद में मतलब ऑफर किया गया था, वहाँ पे वो मस्जिद में लगा। और तो ये बेसिकली रिलीजन न्यूट्रल सेंस में इसको हेवी, मतलब विपश्यना इज जस्ट प्रैक्टिस, सो हेवी रिलीजन न्यूट्रल, और पूरा इसको रिलीजन न्यूट्रल के हिसाब से ही जब बताया गया, तो इसका किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई इसको अटेंड करने में। और अल्टीमेटली बाहर के लोग भी जो है इसमें जुड़े, और ये शुरू में तो हिंदी में करते थे, बाद में इन्होंने इंग्लिश में भी वो डिस्कोर्स देना चालू किया। हालांकि ये तो व्यापारी थे और 10th तक पढ़े थे, 10th तक पढ़े थे, मतलब 10th इन्होंने टॉप किया था बर्मा में। बाद में इनको पढ़ने नहीं दिया आगे, इनके पिताजी ने, कि इनके जो रिलेटिव्स थे बोले थे कि ये आगे जाके पता नहीं, ये हमारी जो भी हमारे प्रैक्टिसेस है उनका विरोध करता है, इसके ज़्यादा पढ़ा दोगे तो ये और पता नहीं क्या करेगा, तो इसको व्यापार धंधे में लगाओ। तो वो 10वीं से ज़्यादा पढ़े नहीं, मतलब जस्ट ऑन लाइट नोट। बट उनका जो कमांड लैंग्वेज पे, हिंदी और इंग्लिश, बस अमेजिंग। मतलब जिन्होंने भी उनको सुना है, हिंदी की पकड़ तो इतनी ज़बरदस्त थी, और ही वाज स्केप्टिकल अबाउट इंग्लिश इनिशियली, बट बाद में इन्होंने इंग्लिश में भी काफ़ी डिस्कोर्सेज वगैरह दिए। सो ये 1969 से 1979 तक ये म्यांमार के ही सिटीजनशिप इनके पास में थी। 1979 में इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई थी। एक अच्छा खासा पोर्शन इस बुक में
लेटर्स का है। तो उसमें जब ये लेटर्स एक्सचेंजेस बिटवीन हिज गुरु एंड हिम, उसमें जो जो भी इनको चैलेंजेस आ रहे हैं और शिविर लगा उसके बारे में बता रहे हैं। मेन जो चीज़ निकल के सामने आएगी, गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है कितना डीप था, और जब इनको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं और वहाँ से जो इनका जो लेटर वापस आ रहा है गुरु जी का, और वो किस तरह से उसको बोल रहे हैं कि भाई तुमको कुछ करने की जरूरत, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, सब कुछ हो जाएगा। जैसे कुछ जगह कुछ कुछ चैलेंजेस आए तो गुरु जी ने बोला कि चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तो एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ में जो लेटर हैं वो बताए गए हैं, इनका द्वारा लिखे गए, और गुरु जी के इनके लेटर जो है वो बुक में उसी तरह से दिखाए गए हैं। कुछ लेटर्स जो है इनकी पत्नी, जो धर्म पत्नी जो इलायची देवी जी थी, उनके साथ में भी बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था। कोर अंडरस्टैंडिंग इज दिस दैट इस तरह का कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता है अनलेस अनटिल समबडी इज हैविंग सपोर्ट फ्रॉम हिज ओन फैमिली मेंबर्स। और जब स्पाउस की बात करें तो उसका एक रोल तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो देखने को मिलता है कि कितना बड़ा योगदान था इनकी धर्म पत्नी का सपोर्ट में। 1969 से 71 तक, ये 2 साल जब इंडिया में थे, वो बर्मा में थे उस समय, और वहीं पर ही बच्चों के साथ में थे। 71 से शी ऑल्सो ज्वाइंट गोयनका जी इन इन दिस विपश्यना प्रैक्टिसेस। अच्छा खासा पोर्शन बुक में जो लेटर्स का है इनके बड़े भाई के साथ में, बाबू भैया, मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी। मतलब वैसे ही लिखते हैं बाबू भैया एंड ऑल, तो उसमें मतलब नेशनलाइजेशन हो गया, आपके पास में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, असेट्स वगैरह एंड ऑल, और उसके बाद में जो सपोर्ट मिल रहा है, बट उस सपोर्ट के हिसाब से नहीं बोलते थे, जस्ट टू कम्युनिकेट दैट हाउ ऑल दीज शिविर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, क्या प्लसेज हैं क्या माइनसेज एंड ऑल। बट माइनस को जो भी नेगेटिव जो चीज़ थी उनको उन्होंने ज़्यादा उसको इस तरह से लिया है कि ये कहीं ना कहीं दूर हो ही जाएगी क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उस तरह से ये देखा गया है इसको। तो जैसे कि मैंने बोला कि 1976 में इगतपुरी में धम्मागिरी की स्थापना हुई। 82 ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड डेवलपिंग असिस्टेंट टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि इतना बड़ा यदि मान लो आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। 1986 में इन्होंने फिर जो पाली लैंग्वेज में जो भी टेक्स्ट अवेलेबल थे उन सबको डिटेल में पढ़ना ही नहीं, बट इनफैक्ट देवनागरी लिपि में कन्वर्ट भी इन्होंने, मतलब ट्रांसलेशन भी चालू किया, जो कि आई थिंक 145 वॉल्यूम्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो पूरा मतलब जो कि मैं सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की जो बात कर रहा था, वहाँ पे जितने भी कंट्रीज आए थे, रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म, उसमें से इंडिया ही एक था, उसकी खुद की लैंग्वेज में ये टेक्स्ट ट्रांसलेट नहीं किए गए थे। वो ट्रांसलेशन इन्होंने खुद 1986 में वो हुआ, वो खुद ही, मतलब वो कुछ भी उसमें भागीदार होंगे, बट 1986 में इन्होंने वो देवनागरी लिपि में और दूसरी उसमें किया है। काफ़ी 145 वॉल्यूम्स। और त्रिपिटक जो जिनको जो जानते हैं, मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इनके रिलीजियस टेक्स्ट है, तो काफ़ी काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है। 2000 में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा काफ़ी लोगों को मालूम होगा आपको, मे बी आई विजिटेड दिस इन 2017, और तब से ही मेरे मन में था कि मैं भी विपश्यना अटेंड करूँगा। फाइनली आई कुड डू दैट इन दिस ईयर। सो ये काफ़ी बड़ा बनाया, और इसको इतनी आसान, आपको देख के लगेगा इतना आसान चीज़, इतनी आसान चीज़ नहीं थी ये। इसमें 8000 लोग एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। और यही वो साल था जब गोयनका जी को यूनाइटेड नेशंस का जो मिलेनियम पीस समिट था वहाँ पे बुलाया गया। और आप सुनोगे, आई थिंक ज़्यादा बड़ा यूट्यूब पे वो है नहीं, बट आप उसमें सुनेंगे जो धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि रिलीजन इज़ नॉट अ रिलीजन इफ़ इट डिवाइड्स, रिलीजन इज़ रिलीजन इफ़ इट यूनाइट्स। सो धर्म वो नहीं है जो तोड़ता है, धर्म वो है जो जोड़ता है। तो ये इनके मतलब जो है वो कोर टीचिंग में हर जगह, आप शिविर में जाएंगे आपको इनके डिस्कोर्स सुनेंगे या और भी कुछ,
ये और हम जो देखते हैं, जिसको हम संप्रदाय बोले कुछ भी बोले हैं, वो ज़्यादातर तोड़ने के ही काम में लगे हैं। बट धर्म का जो असली मतलब, जो गोयनका जी ने जो प्रचार प्रसार किया कि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता, वही उन्होंने मिलेनियम पीस समिट यूनाइटेड नेशंस में जो 2000 में बोला था। 2002 में इनको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है वहाँ पर ही बुलाया गया, वहाँ पर भी इन्होंने अपना लेक्चर दिया। 2012 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और बाय 2013 he passed away from this world. फोटोबायोग्राफी में यदि मान लो हम लर्निंग के हिसाब से देखें तो एज वी डिस्कस्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इट्स सफरिंग ऑफ माइग्रेन। लेटर्स के थ्रू पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था इनके और उनके गुरुजी के साथ में। हम बात कर रहे थे धर्म और जो जिस तरह से रिलीजन को हम देखते हैं, इनका मतलब, धर्म का मतलब और धम्म का मतलब, जो कि लोगों को जोड़े। गुणों की हम बात करें, न कि हम किसी कि भाई मेरा ईश्वर ठीक है उसका ईश्वर ठीक नहीं है उसकी बात करें। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, वी नो इट। वो एक अलग टीचिंग है जो कार्मिक हम डेट की बात करते हैं, क्योंकि जो जो है जो कार्मिक जो हमारे इम्प्रेशंस हैं वो तो हैं, उनका कोई इशू नहीं है। बट हम जो आगे बनाएंगे या हम जो बनाने वाले हैं वो तो हमारे हाथ में, उनको तो हम रोक सकते हैं। तो वो सब कोर विपश्यना टीचिंग का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात विपश्यना की ये है कि जो 10 दिन का जो शिविर होता है उसमें आप ये सोचिए कि वो कैसे चल रहा है। आपको कोई फीस नहीं ली जाती, 10 दिन आप रहोगे, आप अलग रूम में रहोगे, खाने पीने की जो व्यवस्था भी जो है आपको उसका भी कुछ नहीं देना है। इतने सालों से ये व्यवस्था चल रही है, अमेजिंग वे इट इज रनिंग। सो सर्विस विद कॉमर्स इज वेरी इजी, बट सर्विस विदाउट कॉमर्स इज अमेजिंग। तो किस बेसिस पे चल रहा है? आप गए, आपको अच्छा लगा, आपने अपने हिसाब से कुछ डोनेट किया, नहीं भी डोनेट किया तो आपसे बोला नहीं जाएगा कि भाई आप डोनेट कीजिए वगैरह, आपको अच्छा लगा आप दीजिए। तो उसी बेसिस पे ही ये सब अभी तक भी चल रहा है। इट्स अमेजिंग टू सी। इनफैक्ट इन बुक सम ऑफ द इंस्टेंसेस वर आल्सो मेंशन। उनका जैसे एक भोजन बनाने वाला था, वो शुरू से लेके एंड तक, उस व्यक्ति के एंड तक जो है ही वाज अटैच्ड with the mission. So those kind of instances are also mentioned in the book. Towards the end of the book, पिक्चर्स हैं जिसमें कि इनको जो भी सम्मान मिले उसके बारे में बताया गया। तो इनको जैसे मैंने बोला, इंडिया में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, स्टेट गेस्ट तो थे ही सही। इनको यूएन मिलेनियम समिट 2000 में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2002 में इनको बुलाया गया। म्यांमार और श्रीलंका से जो प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया उसके फोटोग्राफ्स वगैरह उस बुक में एंड में लिखे हुए। म्यांमार से तो इनका गहरा संपर्क था ही, तो ही वाज इनफैक्ट ही वाज हैविंग दैट कि मैं कृतज्ञ हूँ। वो बार बार बोलते थे कि कृतज्ञता का भाव इतना गहरा है मेरे अंदर कि मैं म्यांमार में मेरा जन्म हुआ तो मैं उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। इतना ग्रेटिट्यूड वो बार बार अपने जितने भी डिस्कोर्सेज में बोलते हैं और उसमें बुक में भी लिखा हुआ है कि मेरी मेरी मतलब कुछ तो मेरे कार्मिक अच्छा वो रहा होगा कि मेरा जन्म जो है बर्मा में हुआ। यदि हम इसका मतलब ये स्ट्रेंथ की बात करें, कोई भी ऑटोबायोग्राफी, इनफैक्ट इस तरह के व्यक्तित्व की ऑटोबायोग्राफी को तो आप मिस ही नहीं कर सकते। इन्होंने खुद अपने जो अपने जैसा एक्सपीरियंस, और इनफैक्ट कोई ये बोले ऑटोबायोग्राफी में कि मुझ में बहुत ईगो था, मुझे बहुत क्रोध आता था, ऐसे ऑथेंटिसिटी के साथ में कौन बोलता है? जनरली क्या है कि ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिखते वक्त भी जो है लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं मुझे ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में लिखी गई है। हाँ, उसमें कुछ ये है कि अ, यदि आपको प्रायर कुछ एक्सपीरियंस है देन इट हेल्प्स यू टू रिजोनेट वेल, बट उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। बट यदि मान लो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड है बुद्धिज्म का तो अलग से एक ये एडिशनल एडवांटेज होगा इस बुक को पढ़ने में।
हिंदी में लिखी गई ये बुक जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, चलें धर्म के पंथ। इंग्लिश का वर्जन भी अवेलेबल है, बट वही है कि प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश का मुझे मालूम मालूम नहीं, बट हिंदी में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है। जिसको हिंदी पढ़ना पसंद है तो बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। और वो जैसे मैंने बोला कि कुछ फेमिलियरिटी यदि मान लो विपश्यना से बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स है, तो देन यू कैन रिलेट वेरी वेल, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट दिस इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल बायो ऑटोबायोग्राफी। Thank you so much. If any question is there, then we can discuss. Thank you so much, sir. We can take the selfie first and then we can discuss. I would request you to stop sharing the screen. And then we can discuss. So good evening, everyone. Wonderful session today. Amazing. And I don't have any words, but first let's take a selfie and then we'll hear from all of you. So good evening, everyone. I would request Swapna ji, Priyanka ji also to turn on the camera if possible. Ma'am is also there. Amiti's mother. It's an honor to have you here. So if you can turn on your camera, it would be amazing. Alright, so I'll take a selfie. Smile everyone. Thank you. Thank you so much. Over to you all. The stage is open. Sanjay ji, I would really like to express my gratitude to you today. Uh, मैं 2 मिनट बाद बोलती हूँ. Sure, ma'am. Susma ji, would you like to share? So there are few autobiographies and memoirs and biographies that actually touch you. And आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के व्यक्तित्व के इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. The the way he did things and it's totally selfless. And ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मुझे भी कि इनवाइट आता है लाइक वी हैव टू register ourselves and list में नाम हमेशा आता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, and then they call you and there is no fees involved and so much to gain. वहाँ जाके सिर्फ मिलता ही है, तो बहुत इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई एम ग्रेटफुल कि हमारे भारत में ऐसी चीज़ें हैं जो इतने धर्मों के बावजूद सभी धर्म के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए. क्योंकि ये सिर्फ रिलीजन से नहीं है, ये स्व उत्थान के लिए जो करना चाहिए वो है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एंड सर वंडरफुल बुक रिव्यू, प्रेजेंटेशन, कलर सब कुछ बहुत ही सुंदर था. हम उठे ही नहीं हमारी चेयर से, वी वर जस्ट लिसनिंग टू यू इंटेंटली. इट वाज सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Yeah, Sanjay ji, thank you so much. I took a break because I was overwhelmed. बोलते बोलते रुक जाना पड़ा था. So overwhelming also because my mother has been able to join, and it's a great feeling actually. आपने जो जिस तरह से प्रेजेंट किया, apparently for me it was a journey through my childhood जो सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, पल पल और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस भी किया है आफ्टर द नंबर ऑफ शिविर्स दैट आई हैव अटेंडेड. इट्स अ लॉस, अभी नहीं कर पाती हूँ, बट देन जैसे गुरुजी कहते हैं सब कुछ अनिश्चय है, ये भी बदल जाएगा. सो इन द होप कि बहुत जल्दी. Lots of hugs to you, Ameji. Yes.
No worries, Amiji. Jyotsna ji, would you like to share? Sapna ji? So I would like to welcome mother of Amiji. She is a personal practitioner and a guru. And what better person to share her thoughts than her during this session. And it's an honor having you here, ma'am. Thank you so much, Ami जी, for inviting her. सबसे पहले तो आपने हमें लायक समझा. I will try to ask her to turn on her camera and talk to us if she can. Just a moment, give me a while. Rumit जी, good evening. Would you like to share आज के रिव्यू के बारे में? पहली बात तो संजय जी का जो वर्चस्व है और जो एक्सपर्टाइज है हिंदी लैंग्वेज पे इतनी सरल भाषा में मतलब समझाते हैं ना कि मतलब जो लोग को कम हिंदी भी समझता हो और रेती जी जैसे और बाकी जो हमारे थरोरिस्ट है उनको भी समझ में आ जाएगा उस तरह से है। मतलब काफ़ी सरल भाषा से बहुत फ़र्क पड़ता है मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली एंड द मैसेज इज़ कन्वेड क्योंकि जो कहना चाहता है अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो इट डज़न्ट वर्क सूटेबली और दूसरा जैसे कि हर हर चीज़ का सर्विसिंग होता है वैसे हम लोग कभी हमारे लिए सोचते नहीं है सो फॉर अस दिस इज लाइक विपासना टाइप थिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम हीलिंग इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड तो उस तरह से ये काफ़ी ज़रूरी है इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा सो दैट आवर अवेयरनेस विल बी देयर सो यस अमित जी आपके माता जी ज्वाइन कर लिया है थैंक यू Thank you so much, Sumit sir. Thank you, Sapna ji. Yes, Ami ji, would you like to talk? जितनी बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ ऐसे बोलते ना वो गला भर आ रहा है आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट या फिर से कोशिश करती हूँ सो जो जो संजय जी ने बताया आई हैव एक्चुअली लिव्ड माय चाइल्डहुड विद ऑल दीज थिंग्स लिसनिंग टू इट एक्सपीरियंसिंग इट एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट ही मेंशन्ड सो ब्यूटिफुली बहुत सिंप्लिसिटी से बताया हमको एंड he's really understood what it is. कई लोग सिर्फ वहां जाके आके बातें कर रहे होते हैं he has really put it across that he's not just talking about it, he's actually experienced it, which is the best part of it. Yeah, my mom is here. I hope she's able to turn her mic on. संजय जी, I'd like to tell you, मम्मी ने पाली भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है at the age of 75 and been trying to tell her to study further also, but she keeps busy conducting courses all the while. And when she's not conducting courses, she's looking after her grandchildren. So we try to motivate her. I'll just help her if she can turn the mic on. ऑडियो बटन यस या यस हाँ सुन सकते हो आप? जी यस जी यस जी नमस्ते नमस्ते संजय जी, आपने बहुत अच्छे से ये बुक का वर्णन किया है। कोई नया साधक भी होगा और नहीं भी होगा तो भी उसको अच्छा लगेगा कि मैं ये बुक पढूं जरूर से एक दफा। आपने जो बताया वो डिटेल तो बहुत अच्छा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी से 2 दफा मिलने का भी मौका मिला था और आशीर्वाद है। तो मैं 86 से विपश्यना से जुड़ी हूँ और अभी बच्चों का शिविर भी होता है, टीनेजर का कोर्स भी होता है। मैं जेल साबरमती जेल में भी कैदियों के लिए जाती हूँ। ये सब वो जो बोलते हैं ना कि सेवा का भाव आना चाहिए,
और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो ये अच्छा मौका मिल रहा है मेरा। और अमी मेरी बेटी तो मेरी पहली शिविर से ही साथ में थी, लेकिन फिर आफ्टर मैरिज थोड़ा घर का जिम्मेदारी ये सब की वजह से नहीं आ पाती है। फिर भी आज सुबह ही मेरे को बोली कि दिवाली टाइम पे मुझे जाना है। मैंने बोला ठीक है। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफ़ा जरूर ट्राई करो। और जो लोग छोड़ देते हैं ना, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, क्योंकि वो हम यूज टू नहीं है। वो सुबह 4 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाने का, और जरूरी वो फोन, सेल फोन नहीं है, पढ़ने का नहीं है, लिखने का नहीं है। तो ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारी आदत नहीं है ऐसे रहने की। तो कभी कभी छूट जाता है किसी का, लेकिन जो बीज मिल जाएगा ना, वो कभी ना कभी उसका संवर्धन होगा ही होगा। बस कोई प्रश्न हो तो आप पूछो। संजय जी, थैंक यू सो मच है, मुझे आज मौका मिला। मैं बहुत वो मैं अभी जॉइंट नहीं हो पा रही थी, तो फिर भी लेकिन जो देखो आप सब से मिलना है तो मिल ही गए हम लोग। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। इनफैक्ट इट्स किस तरह से बोलें, जो आपको सुन के जो जैसा जो फीलिंग हो रहा है। इनफैक्ट सो व्हेन आई एंडेड दिस शिविर एट द एंड ऑफ द 10th डे, मींस टीयर्स वर फ्लोइंग। मैं आप जो भी मैंने अभी बोला, मैं 10% भी नहीं बोला होगा। आपको तो मालूम है उनका जो जीवन है वो कितना वास्ट रहा है। मैंने बहुत सारी चीजें जो किताब में थी वो हम इस आधे पौन घंटे के सेशन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरी में बता सकते हैं। और इनफैक्ट यदि मान लो कोई देखना चाहे तो 1-1.5 घंटे का कुछ पार्ट बायोग्राफी का यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। थोड़ा उसमें और सिक्वेंशियली आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस। इनफैक्ट वेरी ग्रेटफुल टू यू for saying a few words to us, for inspiration to us. At this age also you are connecting yourself to this great service. Thank you. Thank you so much. Yes, Sumit sir. जयश्री जी नमस्कार। आपको सुनाई दे रहा होगा मेरा आवाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमको सीक्रेट पता चल गया अम्मी जी का, कि अम्मी जी क्यों इतने अच्छे इंसान है। मतलब शी इज एक्सपर्ट, मतलब हर चीज में, साहित्य हो और मतलब मेरा इतना अच्छा हिंदी नहीं है संजय जी इतना, बट कोशिश करेंगे। तो उनका जो साहित्य में रुचि है और जो उनका वर्चस्व है और एक्सपर्टाइज है तो बहुत और हेल्पफुल है। मतलब एक होता है कि एक्सपर्ट होना और दूसरा होता है कि एक अच्छे इंसान होना। तो शी इज बोथ द थिंग्स। जो मतलब आपने वो उनको स्टार्टिंग से ऐसे किया, तो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमको ऐसे मेंबर मिले हैं जो हमेशा हमको हेल्प करते हैं, हमारे सब जो हमने लिखा है उसमें सुधार करते हैं, सजेशन देते हैं। और मैं भी अहमदाबाद था तो एक स्पेशल कनेक्शन है। और आज आप आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे पास कोई शब्द नहीं है और आपसे हम सीखेंगे। हम भी लाइफ टाइम कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्मी जी थैंक यू वेरी मच इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sumit sir. ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना मैम, आपको सुनकर मुझे सच में रोंगटे खड़े हो गए मेरे जब मैं आपको सुन रही थी। एंड इतने बड़े गुरु से मिलना, आपकी बातें, और थैंक यू सो मच अमी जी। हम सोचते हैं मतलब
ये एक फैमिली में किसी एक बड़े का साथ हो गया है टीवीएस में, इट्स दैट फीलिंग। और जिस तरह से आपने हमें समझाया, इट वाज अमेजिंग, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। एंड थैंक यू सो मच संजय जी। ये शायद सुनना लिखा था हमें, और हमें मिलना भी। एंड सुबह अमी जी ने बोला कि आई एम आस्किंग माय मदर टू कम, एंड आई वाज लाइक इसमें पूछना तो है ही नहीं, लाइक आप तो घर के हो। एंड इट्स अमेजिंग यू कॉल्ड हर, क्योंकि आई डोंट थिंक इनसे बेटर गेस्ट और लिसनर हमारे पास हैं अभी इस बुक के लिए। सो ग्रेटफुल टू यू अमी जी, थैंक यू सो मच। यस संजय सर। One more thing about choosing this book review, credit goes to Sringeri ji also, your sister. She was asking me कि आप बुक रिव्यू के लिए बताइए, तो मैंने बोला कि कुछ मैंने कहा लेट मी चूज समथिंग, कि नहीं नहीं जो रीडेथॉन में से है उसी में से लेना है। सो और उस समय मैंने ये फिनिश और मैं पढ़ ही रहा था, मैंने कहा ठीक है इसका नाम लिख लो। सो बुक रिव्यू में इसका आना, पढ़ने में तो ये पढ़ना ही था, ये तो लिस्ट में था, बट बुक रिव्यू में आना क्रेडिट गोज टू श्रृंगेरी जी ऑल्सो। सो लिखित थैंक्स। था सर ये आपका डिस्कोर्स। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट संजय जी, आप कुछ भी करते हैं, यू इन्वॉल्व सो मच, आप रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च की वजह से हमें भी विपश्यना के बारे में इतना कुछ सीखने को मिला, बुद्धिज्म के बारे में, विपश्यना के बारे में। हम पूरे जो सेशंस चल रहे हैं, और आप रीडिंग सेशंस में भी वही बात करते हैं, वो दैट इज बिकॉज ऑफ योर zeal टू लर्न इन डेप्थ। तो थैंक यू सो मच सर, इस वजह से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं विपश्यना से। यस एग्जैक्टली, वो विपश्यना किया, अब उसके आसपास सारा ही इज स्टडिंग, एंड हमें भी वो ज्ञान मिल रहा है। सो यस थैंक यू सो मच। And yes, with that, I would like to wind up the session. It was amazing, and I'm grateful to Sanjay ji, to Ami ji's mother, and to Ami ji, and to everyone. Thank you so much for joining. Tomorrow we will be having chapter 59 and 60 by Sher Singh sir. If Sher sir is not available, then I'll be taking. So yes, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे. Thank you so much everyone for joining. Good night. Bye bye.